सो हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो हमारा चल रहा है क्लास 12th का बायोलॉजी का चौथा चैप्टर, जिसका नाम है रिप्रोडक्टिव हेल्थ यानी कि जनन स्वास्थ्य। तो आज चैप्टर के एमसीक्यू का पार्ट 3 होने वाला है, और इससे पहले मैंने 2 पार्ट ऑलरेडी इस चैप्टर के एमसीक्यू का करा रखे हैं। तो अगर आपने उसको नहीं देखा है तो हमारे चैनल के पेज में जाकर आप उसको देख सकते हो। तो फिलहाल आज के सेशन में हम लोग जितने भी क्वेश्चन की बात करने वाले हैं वो सभी के सभी प्रीवियस ईयर एग्जाम में ऑलरेडी पूछे जा चुके हैं। तो इसीलिए आज का सेशन आप लोग के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग इस सेशन के बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा, जिससे कि आपको हर एक क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने इस सेशन की। तो आज का हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो बोल रहा है, निम्न में से एक विकासशील भ्रूण में उल्व विभेदन द्वारा ज्ञात नहीं किया जाता है। यानी कि जो उल्व विभेदन होता है, जिसको हम बोलते हैं इम्नियोसेंटेसिस, इसके द्वारा हम भ्रूण के विकासशील भ्रूण जो होता है उसमें हम किस चीज का पता नहीं लगा सकते हैं। तो यहां पर देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए है आपका क्लाइनी-फेटर सिंड्रोम, ऑप्शन नंबर बी है पीलिया, ऑप्शन नंबर सी है डाउन सिंड्रोम, और ऑप्शन नंबर डी है भ्रूण का लिंग। तो याद रखिएगा, जो उल्व विभेदन होता है या इम्नियोसेंटेसिस होता है, इसके द्वारा हम किसी भी विकासशील भ्रूण का जो कि अपने मां के गर्भ में विकसित हो रहा है उसके अंदर हम रोगों का पता लगा सकते हैं। इसके अलावा कोई सिंड्रोम उसके अंदर है उसका भी पता लगा सकते हैं, और इसका लिंग निर्धारण भी किया जा सकता है, यानी कि लिंग का भी पता लगाया जा सकता है कि वो जो भ्रूण है वो मेल है या फीमेल। लेकिन लिंग का पता लगाकर उस दंपत्ति को बताना जिसका वह बच्चा है वो कानूनन रूप से जुर्म होता है। तो इसीलिए जो उल्व विभेदन होता है उसमें हम केवल किसका पता लगा सकते हैं, किसी भी सिंड्रोम का पता लगा सकते हैं और किसी भी बीमारी का पता लगाकर दंपत्ति को बता सकते हैं। लेकिन उसमें हम किसी भी भ्रूण का लिंग पता नहीं लगा सकते। तो इसका जो सही आंसर होगा पहले क्वेश्चन का वो होगा ऑप्शन नंबर डी, जो कि है भ्रूण का लिंग। इसको हम उल्व विभेदन द्वारा पता नहीं लगा सकते हैं, और बाकी के ऑप्शन हो जाएंगे आपके गलत। अब आइए बात करते हैं हम लोग दूसरे क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है, डायफ्राम और गर्भाशयी ग्रीवाटोपी, इसके अलावा वाल्ट किसके लिए उपयोग होता है। यानी कि ये जो 3 प्रकार के आईयूडी हैं ये क्या है, इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस हैं। तो ये इंट्रायूटेराइन डिवाइसेस भी इसे बोल सकते हैं और रोधक भी इसे कह सकते हैं। तो ये जो डायफ्राम होता है, गर्भाशय ग्रीवाटोपी होता है और वाल्ट होता है, ये किसके लिए होता है। ऑप्शन नंबर ए है अनुपयोगी, ऑप्शन नंबर बी है केवल पुरुष के लिए, ऑप्शन नंबर सी है केवल स्त्री के लिए, या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, ये जो तीनों प्रकार के इक्विपमेंट हैं या बोल सकते हैं युक्तियां हैं, ये केवल और केवल फीमेल के लिए होती हैं। तो याद रखिएगा, जो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर तीसरा होगा दूसरे क्वेश्चन का वो सही हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके दूसरे क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही है और बाकी के ऑप्शन हो जाएंगे गलत। अब आइए बात करते हैं तीसरे क्वेश्चन की। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है, पुरुष बाध्यकरण में किस चीज को काट कर बांधा जाता है विधि को कहते हैं। यानी कि जो पुरुष में बाध्यकरण होता है उसमें उसकी किस चीज को काट कर बांध दिया जाता है और इस विधि को बोलते क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे, ऑप्शन नंबर है शुक्रवाहक नलिका, शुक्रवाहक को काट कर बांध दिया जाता है और इसको बोलते हैं नलिका उच्छेदन यानी कि ट्यूबेक्टोमी। ऑप्शन नंबर बी है शुक्रवाहक को काट कर बांधा जाता है और इस प्रक्रिया को बोलते हैं शुक्रवाहक उच्छेदन यानी कि वेसेक्टोमी। ऑप्शन नंबर सी है शुक्रवाहिकाओं को काट कर बांध दिया जाता है और इस प्रक्रिया को बोलते हैं नलिका उच्छेदन यानी कि ट्यूबेक्टोमी। और ऑप्शन नंबर डी है शुक्रवाहिका को काटकर बांध दिया जाता है लेकिन इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं शुक्रवाहक उच्छेदन यानी कि वेसेक्टोमी। तो याद रखिएगा, जो पुरुष में बाध्यकरण होता है या जो बोल सकते हैं नर नसबंदी होता है, इसमें उसका जो वास्ट डिफरेंस होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, शुक्रवाहक बोलते हैं, इसको काट करके बांध दिया जाता है, जिसकी वजह से स्पर्म वृषण से निकल करके कहां पर नहीं मिल पाते हैं, सीमन में नहीं मिल पाते हैं। तो इसी प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम, शुक्रवाहक उच्छेदन यानी कि वेसेक्टोमी बोला जाता है। तो यहाँ पर जो आपका तीसरा क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकदम करेक्ट, और बाकी के ऑप्शन हो जाएंगे गलत। अब आइए बात करते हैं चौथे क्वेश्चन की। चौथा क्वेश्चन यहाँ पर बोल रहा है, एक दंपत्ति बाध्य हो सकती है। यानी कि एक दंपत्ति जो बाध्य है वो किन किन कारणों से बाध्य हो सकती है। तो यहाँ पर देखते हैं, ऑप्शन नंबर ए है शारीरिक रूप से, ऑप्शन नंबर बी है जन्मजात विकार के कारण, ऑप्शन नंबर डी है मानसिक रूप से, या ऑप्शन नंबर आपका डी है ये सभी। तो याद रखिएगा, कोई भी दंपत्ति किन्हीं भी कारणों से बाध्य हो सकती है, चाहे वह आपका शारीरिक रूप हो या जन्मजात विकार हो या फिर मानसिक विकार हो। तो इनमें से ये सभी ऑप्शन आपके सही हो जाएंगे। इसीलिए जो आपका चौथा ऑप्शन है यानी कि डी वाला, ये चौथे क्वेश्चन का सही हो जाएगा और बाकी के ऑप्शन हो जाएंगे आपके गलत। अब आइए बात करते हैं हम लोग पांचों क्वेश्चन की। पांचों क्वेश्चन बोल रहा है एसटीडी यानी कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज के लिए अन्य नाम है। यानी कि इसको हम और किस नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर ए है यौन संबंधित रोग, ऑप्शन नंबर बी है जनननाल संक्रमण जिसको हम बोलते हैं रिप्रोडक्टिव ट्रैक इन्फेक्शन, और ऑप्शन नंबर सी है विकल्प ए और बी दोनों, और ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा, जो एसटीडी होता है
इसको हम यौन संबंधित रोग के नाम से भी जानते हैं और इसके अलावा जननांग संक्रमण के नाम से भी जानते हैं। तो यहाँ पर जो आपका ऑप्शन नंबर ए और बी है वो दोनों ही सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो आपका पांचवा क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो बोल रहा है विकल्प ए और बी दोनों। तो इसीलिए आपका ऑप्शन नंबर सी सही है पांचों क्वेश्चन का, और बाकी के ऑप्शन हो जाएंगे गलत। अब आइए बात करते हैं हम लोग छठवें क्वेश्चन की। छठवां क्वेश्चन बोल रहा है गोनोरिया बीमारी किसकी वजह से होता है, यानी कि जो गोनोरिया होता है वो किस चीज की वजह से होता है फीमेल के अंदर। तो यहाँ पर देखेंगे ऑप्शन नंबर ए है विषाणु, ऑप्शन नंबर बी है प्रोटोजोआ, ऑप्शन नंबर सी है कवक और ऑप्शन नंबर डी है जीवाणु। तो याद रखिएगा यहाँ पर जो गोनोरिया बीमारी होती है वो एक प्रकार के जीवाणु से होती है जिसको हम बोलते हैं नाइसेरिया गोनोरियाई। तो ये जो जीवाणु होता है ये मेल और फीमेल दोनों में ही इन्फेक्शन उत्पन्न करता है। और याद रखिएगा तो यहाँ पर जो आपका छठवां क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर जो डी है जीवाणु, ये यहाँ पर एकदम करेक्ट हो जाएगा और बाकी के ऑप्शन हो जाएंगे आपके गलत। अब आइए बात करते हैं हम लोग सातवें क्वेश्चन की। सातवां क्वेश्चन बोल रहा है ICSI जिसको क्या बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन प्रक्रिया में होता है, यानी कि इनमें से कौन सी प्रक्रिया ICSI में प्रयोग की जाती है। ऑप्शन नंबर ए है शुक्राणु को सीधे गर्भाशय में डाल दिया जाता है, ऑप्शन नंबर बी है शुक्राणु को सीधे ग्रीवानाल में डाल दिया जाता है, ऑप्शन नंबर सी है आपका शुक्राणु को सीधे अंडाणु में प्रवेश कराया जाता है, और ऑप्शन नंबर डी है शुक्राणु को सीधे फैलोपियन ट्यूब में डाला जाता है। तो याद रखिएगा जो इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन होता है उसमें जो स्पर्म होता है उसको डायरेक्ट अंडाशय के साइटोप्लाज्म में एंटर करा दिया जाता है। तो यहाँ पर अगर बात करें तो जो आपका ऑप्शन नंबर सी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा, जो कि है शुक्राणु का सीधे अंडाणु में प्रवेश। तो याद रखिएगा सातवें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी एकदम करेक्ट है और बाकी के ऑप्शन हो जाएंगे गलत। अब आइए बात करते हैं हम लोग आठवें क्वेश्चन की। आठवां क्वेश्चन बोल रहा है एक शिशु विहीन दंपत्ति को एक तकनीक जिसे हम GIFT बोलते हैं यानी कि गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर के द्वारा एक बच्चा होने की मदद की जाती है। इस तकनीक को क्या कहते हैं, यानी कि इसका जो GIFT यहाँ पर बात कर रखा है इसका पूरा नाम यहाँ पर पूछ रहा है। तो देखेंगे यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है युग्मनज का वीर्य सेचित फैलोपियन नलिका स्थानांतरण, ऑप्शन नंबर बी है युग्मक का अंतः फैलोपियन नलिका स्थानांतरण, ऑप्शन नंबर सी है युग्मक का अंतरण निषेचन व स्थानांतरण, और ऑप्शन नंबर डी है जनन कोशिका का फैलोपियन नलिका में स्थानांतरण। तो याद रखिएगा जो GIFT होता है इसको बोलते हैं गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, यानी कि युग्मक का अंतरा फैलोपियन नलिका में स्थानांतरण। तो यहाँ पर जो आपका आठवां क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकदम करेक्ट और बाकी ऑप्शन हो जाएंगे गलत। अब आइए बात करते हैं हम लोग नौवें क्वेश्चन की। नौवां क्वेश्चन बोल रहा है IVF माने इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसमें 8 ब्लास्टोमियर के पराग भ्रूण को फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित किया जाता है कहलाता है। यानी कि ऐसा भ्रूण जो 8 कोष की अवस्था में है उसको जब फैलोपियन नलिका में स्थानांतरित करते हैं तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए है ZIFT यानी कि जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, GIFT गैमेट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर, ICSI जिसको हम बोलते हैं इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, और आपका डी है IUI जिसको बोलते हैं इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन। तो यहाँ पर जो आपका 8 ब्लास्टोमियर का भ्रूण होता है जब इसको फैलोपियन नलिका में ट्रांसफर करते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो यहाँ पर याद रखिएगा 90वें क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए जो होगा एकदम सही हो जाएगा और बाकी के ऑप्शन हो जाएंगे गलत। अब आइए बात करते हैं आज के सेशन के सबसे आखिरी क्वेश्चन की, और ये पूरे चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या बोल रहा है 10वां क्वेश्चन। निम्न में से किस एक तकनीक को परखनली शिशु यानी कि टेस्ट ट्यूब बेबी कार्यक्रम में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर 1 है अंतः जीवद्रव्य शुक्राणु निर्वेशन जिसको क्या बोलते हैं ICSI यानी कि इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ऑप्शन नंबर बी है अंतः गर्भाशय वीर्य संसेचन जिसको हम बोलते हैं IUI यानी कि इंट्रा यूटेराइन इंसेमिनेशन, ऑप्शन नंबर सी है युग्मक का फैलोपियन नलिका में स्थानांतरण जिसको हम बोलते हैं GIFT यानी कि गैमेट इंट्रा फैलोपियन ट्रांसफर, और आखिरी आपका डी वाला ऑप्शन युग्मनज का फैलोपियन नलिका में स्थानांतरण जिसको बोलते हैं ZIFT यानी कि जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो याद रखिएगा जो आपका परखनली शिशु होता है यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन के थ्रू जो आपका टेस्ट ट्यूब बेबी होता है उसमें जो आपके युग्मक होते हैं उसको बाहर ही निषेचन करा दिया जाता है टेस्ट ट्यूब के अंदर। तो इसको जो युग्मनज को निषेचन कराया गया है जब यह युग्मनज बोल सकते हैं या तो 8 कोष की अवस्था में होगा या तो 16 कोष की अवस्था में होगा। तो जितनी कोष की अवस्था में होता है उसको उसी हिसाब से मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में अलग अलग जगहों पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। लेकिन उस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं तो याद रखिएगा उसको हम बोलते हैं युग्मनज का फैलोपियन नलिका में स्थानांतरण यानी कि जाइगोट इंट्राफैलोपियन ट्रांसफर। तो इस तकनीक को हम बोलते हैं यहाँ पर
जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। तो याद रखिएगा जो 10वां क्वेश्चन है उसका ऑप्शन नंबर जो डी है वो एकदम करेक्ट हो जाएगा और बाकी के ऑप्शन हो जाएंगे गलत। तो इस तरीके से आपने हर एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से देख लिया, कौन से क्वेश्चन का कौन सा ऑप्शन क्यों सही था उसके पीछे का रीजन भी जान लिया। तो आई होप आपको हर एक चीज समझ में आया होगा। तो अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो सेशन को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे एक नए सेशन में नए टॉपिक को लेकर के, तब तक के लिए आप सभी को टाटा बाय बाय, जय हिंद।